नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल नगर वन स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, नगर वन स्कीम। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। क्या है ये स्कीम और किस उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई है? देखो, इस स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है, हमारे देश में अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, यानी शहरों में फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना। अगले 5 सालों में 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा पूरे देश में, ताकि हमारे देश में शहरों में अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, देखो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, एनजीओ और कॉर्पोरेट्स के द्वारा मिलकर। लेकिन खास बात यह है, लोगों की भागीदारी भी, यानी जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी इस स्कीम में। यह स्कीम एक्चुअली पुणे की एक प्रोजेक्ट से प्रेरित है। पुणे में वर्जे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया गया है और उसी मॉडल पर आधारित है ये स्कीम। क्या हुआ था पुणे में? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से वर्जे अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया गया। ऑलमोस्ट 16.8 हेक्टेयर की जो अनउपजाऊ वर्जे हिल की ज़मीन थी, इसे ग्रीन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अथॉरिटीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने, इवन जनता ने भी कंट्रीब्यूट किया। और ये जो बंजर ज़मीन थी वर्जे हिल की पूना में, ये पूरी तरह से ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इसी प्रकार का मॉडल देश के अन्य अर्बन एरियाज में फॉलो किया जाएगा, जहां पर जनता समेत दूसरी अथॉरिटीज, एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, वो सब एक मंच पर आएंगे और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, पैसा कहां से आएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए? देखो, 2016 का एक एक्ट है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, कैंपा फंड। फॉरेस्ट का जो एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए डाइवर्ट किया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के किसी एरिया में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, तो फैक्ट्री ओनर को कुछ पैसा जमा करवाना पड़ता है इसके लिए कैंपा फंड में, और उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आई कमिट इनिशिएटिव के बारे में है। ये इनिशिएटिव भी 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मकसद ये है, सभी स्टेक होल्डर्स, एनर्जी से जुड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें एनकरेज करना कि आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़िए, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ एनर्जी रिसोर्सेज को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज लुप्त ना हों, यानी सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है? देखो, सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर कम एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी का। आप पढ़ रहे हो, टेबल पे एक लैंप लगा है, आपको क्या चाहिए? रोशनी। अगर देखो आप बल्ब का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, रोशनी तो आपको मिल रही है लेकिन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी। अगर आप टेबल लैंप में बल्ब की जगह एलईडी का इस्तेमाल करते हो, रोशनी आपको तब भी मिल रही है, रोशनी अच्छी भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो रही है। मतलब आप एनर्जी एफिशिएंसी को सुनिश्चित कर रहे हो। नोडल एजेंसी कौन सी है इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर बॉडी आती है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने की? अगर देखो एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस किया जाएगा तो हम काफ़ी एनर्जी बचा सकेंगे। इससे वो लोग जो अभी एनर्जी को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हम एनर्जी एक्सेस को सुनिश्चित कर पाएंगे। इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज, अथॉरिटीज़, प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ आएंगे ताकि इंडिया के लिए एक नया एनर्जी फ्यूचर तैयार किया जा सके, जिसमें सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स से संबंधित है। क्या ये इनिशिएटिव है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है EESL के द्वारा, US एड के साथ मिलकर। पिछले आर्टिकल में भी हमने EESL
यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात की थी। इस एजेंसी ने यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड के साथ मिलकर मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मैत्री प्रोग्राम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मकसद क्या है। मकसद ये है वर्क प्लेसेस को यानी काम करने की जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनको और ज़्यादा हेल्थियर और ज़्यादा ग्रीनर बनाना। कैसे, ये स्लाइड देखो आप। ये इंश्योर करके कि बिल्डिंग का डिज़ाइन इस प्रकार से हो, बिल्डिंग में वेंटिलेशन अच्छा हो और CO2 का लेवल कम हो, इस प्रकार से बिल्डिंग का डिज़ाइन हो। दूसरे नंबर पर बिल्डिंग का डिज़ाइन इस प्रकार से हो कि पार्टिकुलेट मैटर्स, पोल्यूटेंट्स या फिर जो पैथोजेंस हैं वो बिल्डिंग के अंदर ना आ पाएँ, वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाएं बिल्डिंग में एंटर करने से पहले। तीसरे नंबर पे इंडियन एयर क्वालिटी के पैरामीटर्स डिस्प्ले हों, मॉनिटर हों बिल्डिंग के अंदर। सबसे लास्ट में डिज़ाइन देखो बिल्डिंग का इस प्रकार से हो, एयर कंडीशनिंग पे फोकस किया जाए। इससे देखो एनर्जी की भी काफ़ी बचत होती है। अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन ही इस प्रकार से है कि बिल्डिंग के अंदर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो AC यानी जो आर्टिफिशियल एयर कंडीशनर्स होते हैं उनका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे एनर्जी की भी काफ़ी बचत होती है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव? EESL ने यूएस एड के साथ मिलकर मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत। मैत्री प्रोग्राम क्या है? पूरा नाम है मैत्री का मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड का प्रोग्राम है। यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एम क्या है इस मैत्री प्रोग्राम का? एम ये है बिल्डिंग्स में ऐसे डिज़ाइन को फॉलो करना या फिर ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना जिससे एनर्जी सेव हो और साथ साथ बिल्डिंग में कूलिंग भी इंश्योर हो, ठंडापन भी इंश्योर हो। तो ये है मैत्री प्रोग्राम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जया जेटली टास्क फोर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये टास्क फोर्स गठित की गई है। मकसद क्या है? देखो इस टास्क फोर्स को काम दिया गया है कि आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, बच्चों में और मदर्स में न्यूट्रिशन लेवल को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, किस एज में मदरहुड होना चाहिए, इन इश्यूज़ को एग्जामिन कीजिए और रिकमेंडेशंस दीजिए। यहाँ पर नीचे देखो इन सभी इश्यूज़ पर रिकमेंडेशन दी जाएगी जया जेटली टास्क फोर्स के द्वारा। इश्यूज़ रिलेटेड टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसके अलावा और कोई इशू हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन से संबंधित। इसके अलावा इस टास्क फोर्स के द्वारा ये भी रिकमेंड किया जाएगा कि महिलाओं में हायर एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। मतलब ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हायर एजुकेशन पर प्राप्त करें। लास्ट पॉइंट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं जिन पर रिकमेंडेशन दी जाएंगी जया जेटली टास्क फोर्स के द्वारा, ये भी बताया जाएगा कि ऑलरेडी जो कानून हैं उनमें क्या अमेंडमेंट लाया जा सकता है इन सब इश्यूज़ पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर कौन सा नया कानून लाने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 6th मास एक्सटेंशन के बारे में है। इसके बारे में यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ चुकी है, आगे भी पूछा जा सकता है। 6th मास एक्सटेंशन, वैसे अलग से अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाली गई थी इस 6th मास एक्सटेंशन से संबंधित, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मास एक्सटेंशन में क्या होता है, जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, वो तेज़ी से लुप्त होने लगती हैं, बहुत तेज़ी से। मास एक्सटेंशन जब होता है तो अर्थ ऑलमोस्ट टोटल स्पीसीज़ का 75% स्पीसीज़ लूज़ कर देती हैं। और देखो ऑलरेडी 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है पिछले 450 मिलियन ईयर्स में। और इन मास एक्सटेंशन की वजह से जो ये पास्ट में 5 मास एक्सटेंशंस हुए हैं, प्लैनेट की 70% से लेके 95% प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज़ हैं वो लुप्त हो गई हैं। लेकिन देखो एक खास बात ये है, साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है अभी 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है,
क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज काफ़ी तेज़ी से लुप्त हो रही हैं। लेकिन अलग बात यह है, पहले के जो मास एक्सटिंक्शंस हुए थे वो देखो इन्वायरमेंट में बदलाव की वजह से हुए थे। जैसे एकदम से वोल्केनिक इरप्शंस हुई, ओशियनिक जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो गई, या फिर अर्थ से एस्ट्रॉयड टकरा गए, ये रीजंस थे। लेकिन अब जो ये 6th मास एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, और ये मास एक्सटिंक्शन और भी ज़्यादा इंटेंस होगा, मतलब और भी ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो लुप्त होंगी पहले के मास एक्सटिंक्शंस के अपेक्षाकृत। यहां पर देखो लास्ट लाइन, द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज आल्सो एस्टिमेटेड एट 100 to 1000 टाइम्स हायर देन द नेचुरल बैकग्राउंड रेट्स। मतलब जिस रेट से जो स्पीसीज लुप्त होती हैं उससे 100 गुना से लेके 1000 गुना ज़्यादा गति से अब स्पीसीज लुप्त हो रही हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? आरबीआई ने देखो 500 करोड़ का ये फंड इस्टेब्लिश किया है। मकसद क्या है? मकसद देखो ये है, टियर 3 से लेके टियर 6 जो सिटीज़ हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो। ये पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो आप इस प्रकार से डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो, ये एग्जाम्पल है पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर ऐसा होता है तो देखो कैश का कम इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शंस में। आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करना जाते हो, इस प्रकार से पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट प्रमोट होती है। अब टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में तो कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। मतलब कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक एग्जांपल है पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का। दूसरे भी टूल्स हो सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब ये टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टियर 3 से लेके टियर 6 तक की जो सिटीज़ हैं, टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6, मतलब छोटी सिटीज़ में अभी भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है शॉपकीपर्स के द्वारा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। तो आरबीआई ने ये फंड इसलिए इस्टेब्लिश किया है कि छोटे शहरों में भी टियर 3 से लेकर टियर 6 सिटीज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें पैसा लेने के लिए। एक गवर्निंग काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी इस फंड को गवर्न करने के लिए। बट देखो ये फंड मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। अब क्वेश्चन उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा? देखो 250 करोड़ रुपए तो इनिशियली आरबीआई के द्वारा दिए जाएंगे, और बाकी जो 250 करोड़ हैं वो कहाँ से आएंगे? देखो जो बैंक्स इस प्रकार की मशीन्स इशू करती हैं ना, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो कुछ फंड कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। इसके अलावा आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर लिखा होता है ये वीज़ा कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है। ये वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये क्या है? ये देखो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, नेटवर्क्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। इनके द्वारा भी इस फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और बाद में तो एनुअल बेसिस पर जिन बैंक्स की ये मशीन्स होगी और जिन नेटवर्क का ये कार्ड होगा वो दोनों मिलके एनुअल बेसिस पर कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये स्कीम लगातार चलती रहेगी। मतलब ये फंड में पैसा आता रहेगा रेगुलर बेसिस पर, और एनुअल बेसिस पर अगर कोई कमी रह गई तो शॉर्टफॉल को पूरा कर दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। मान लीजिए एनुअल बेसिस पर 400 करोड़ रुपए ही इकट्ठे हुए, बैंक्स ने भी दे दिए और कार्ड वाले नेटवर्क्स ने भी दे दिए, तो बचे हुए 100 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा दे दिए जाएंगे। मतलब शॉर्टफॉल जो है वो आरबीआई के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। फायदा क्या होगा इस इनिशिएटिव का? फायदा देखो यही होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा प्रमोट होंगी छोटे शहरों में भी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के जो ट्रू फॉल्स हैं लास्ट में वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।